देखो आगे, देखो पिछले टर्म पे इलेक्ट्रिक फील्ड चल रही थी, ठीक है, इसकी प्रॉपर्टीज देख रहे थे। देखो एक बात और सीख लो, तो हो सकता है तुम्हारे ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चंस में काम आ जाए। देखो हमारे पास एक प्रॉपर्टी होती है कि इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस किसी भी कंडक्टर के आर पार नहीं जा सकती। देखो ध्यान से, अगर मान लो हमारे पास ये इस तरह से कंडक्टर आ गया, तो अगर इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स यहां पर है तो वो यहीं रुक जाएगी, या यहां से इस तरह से आगे निकल जाएगी। कंडक्टर के अंदर किसी तरह की कोई इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट नहीं करती। इतनी बात क्लियर है? जबकि नॉन कंडक्टर में क्या होता है, अगर मान लो ये नॉन कंडक्टर है तो यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी, अब यहां से होकर के चली जाएगी। इतना जरूर हो सकता है कि नॉन कंडक्टर इस इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी को कम कर देगा, लेकिन रोकता कभी नहीं। जबकि कंडक्टर क्या होता है, ध्यान रखना, कंडक्टर के अंदर हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो मिलेगी, हमेशा। तो देखो कई बार तुम लोगों से क्वेश्चन इस तरह से पूछ लिए जाते हैं ऑब्जेक्टिव में कि इनमें से कौन सा रिजल्ट कंडक्टर के लिए ट्रू है। तो एक बात ध्यान सुनना, देखो यहाँ पे एक क्वेश्चन है, इस तरह से तुम्हारे पास स्फेरिकल शेल दे दिए जाएंगे। स्फेरिकल शेल मतलब खोखले गोले, अंदर हॉलो है, यहाँ पे मटेरियल है। तो ध्यान सुनना, अगर इस तरह से स्फेरिकल शेल दिए जा रहे हैं और फिर तुमसे पूछा जाता है कि इनमें से हमारे पास कौन सा रिजल्ट कंडक्टर के लिए, तो ध्यान सुनो, अगर यहाँ पे कोई चार्ज रख दोगे और इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह से आ रही है, ये एक केस हो गया। अब यहां पे जरा सुना, अगर यहां पे चार्ज रख दो और इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इस तरह से निकल जाए, तो जरा सुनो, देखो यहां पर मटेरियल में किसी तरह की कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, तो ये हमारे पास हो गया कंडक्टर। आगे देखो आप, यहां पर हमारे पास मटेरियल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है, तो ये हो गया हमारे पास नॉन कंडक्टर। ठीक है, इस तरह से चीजें याद रखना कि तुम्हारे पास एग्जाम में क्वेश्चन इस तरह से बन सकता है। अगर किसी को बनाना हो डायग्राम तो एक बार बना लो, नहीं तो फिर आगे बढ़ना। हटा दे। देखो आगे, अच्छा इसके बारे में कुछ चीजें और सुनो। कुछ ऐसा याद है कि हमारे पास दो चार्जेस के बीच में लगने वाला फोर्स होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। के हमारे पास होता है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, और तुम्हें एक बात पता है, मेटल्स के लिए के की वैल्यू इनफाइनाइट होती है, और अगर यहाँ के इनफाइनाइट रख दोगे तो फोर्स कितना, 0। मतलब जरा समझना, अगर एक चार्ज Q1 है, दूसरा चार्ज Q2 है, तुम इसके अंदर कोई मेटल रख दो, इसके बीच में कोई मेटल रख दो, तो अब ये एक दूसरे पर कोई फोर्स नहीं लगाएंगे। क्यों? क्योंकि एक चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड अब दूसरे तक पहुंचेगी ही नहीं, मेटल इसको पास नहीं होने देगी, तो यहाँ पर हमारे पास किसी तरह का कोई फोर्स नहीं लगता। बोलो इतनी बात क्लियर है यहाँ पे, ये समझा है सभी को? अब आगे क्या सुनना, अच्छा एक बात जरा सुनना, तुमने इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में कुछ नहीं देखा, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड के बारे में बहुत कुछ देखा है, घरों में बहुत बार बार करा भी है। सोचो, अब तुम्हारे पास कई सारे मैग्नेट होते थे कि नहीं बचपन में? अभी भी अलमारी किसी कोने में टूटे हुए चिपके होंगे, देखो ध्यान से। तो जरा सोचो, तुम बचपन में ये खेला करते थे कि एक मैग्नेट तुमने टेबल के ऊपर रख दिया और दूसरा मैग्नेट टेबल के नीचे से मूव करा रहे हो ऐसे, तो जो ऊपर वाला मैग्नेट है वो भी क्या करता था, साथ साथ चलने लगता था आगे। क्यों? टेबल नॉन मेटल है, या तो कांच की होगी या प्लास्टिक या वुडन टेबल होगी, इसी तरह की तो होगी, तो वो नॉन मेटल है। नॉन मेटल से इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड पार हो जाती है, एक दूसरे के साथ मिल जाती हैं और फोर्स अप्लाई होता है। अब यही काम एक बार जरा अपनी अलमारियों में करके देखना, जो तुम्हारे पास स्टील की या लोहे की अलमारियां होती है, एल्यूमिनियम वगैरह की, उसमें जरा करना, उसका जरा गेट खोलना
ठीक है, और अपने सामने ऐसे रखना गेट को, चलो मान लो ऐसे रखना, एक मैग्नेट इस तरफ चिपकाना, दूसरा मैग्नेट इस तरफ ले जाना, ठीक है, एक मैग्नेट यहां चिपका के छोड़ दिया, दूसरा हम उसके दरवाजे के दूसरे तरफ से ले जा रहे हैं, और उस मैग्नेट को जरा खिसकाना, जो पहले मैग्नेट था वो वहीं लगा रहेगा, दूसरा वाला चाहे तुम जाए खिसका लो, क्योंकि पहले वाले और दूसरे वाले में किसी तरह का कोई इंटरेक्शन नहीं होगा, क्योंकि बीच में क्या है, मेटल डोर है एक, ठीक है। तो अब यहां पर जरा समझना कि हमारे पास मेटल से इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस या मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस क्रॉस नहीं होती, पार नहीं करती एक दूसरे को, ठीक है। मैं बाकी मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस के बारे में जब वो चैप्टर आएगा अगला, तो उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। अब देखो आगे देखते हैं, तो देखो हमारे पास यहां पर अब अगला टॉपिक आता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। देखो अगर मान लो हमारे पास ये चार्ज Q है, ठीक है, और ये पॉइंट P है, ये पॉइंट P चार्ज से r दूरी पर है, तो पॉइंट P पर जो पोटेंशियल आएगा वो पोटेंशियल होता है हमारे पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R। R क्या है हमारे पास, ये डिस्टेंस, Q ये चार्ज है, इतनी बात क्लियर। तो ये हमारे पास पॉइंट P पर जनरेट होने वाला पोटेंशियल है, किससे, एक पॉइंट चार्ज से। अच्छा जरा आगे देखो, देखो हमारे पास ये रिजल्ट तो आ गया, इसको अभी अप्लाई भी करेंगे। जरा यहां पर कुछ यूनिट देखते हैं कि हमारे पास इसकी यूनिट क्या क्या हो सकती है। देखो सबसे पहले यूनिट बेकार, वोल्ट, कभी एग्जाम में नहीं पूछी जाएगी। दूसरी यूनिट, हाँ इसके कुछ चांस बनते हैं, देखो क्योंकि तुम्हें पता है V बराबर W/Q होता है, तो यूनिट आएगी जूल पर कूलम। तो हमारे पास एक यूनिट आ गई यहाँ पे जूल पर कूलम, इतनी बात क्लियर है। और जरा सुनो ध्यान से, हमारे पास इसकी एक और यूनिट आती है, एक और यूनिट क्या है, जरा देखो, एक तुमने फॉर्मूला बचपन में देखा था, E = माइनस का dV/dr, तो dr को यहां भेज दो। तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड होती है न्यूटन पर कूलम। तुम यहां मीटर से और मल्टीप्लाई करा दो तो क्या, न्यूटन मीटर अपॉन में कूलम। तो यहां पर एक यूनिट आ गई न्यूटन मीटर पर कूलम, इतनी बात क्लियर है। ये फर्स्ट, ये सेकंड और ये थर्ड, इनको देख लेना, सबसे ज्यादा ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस तरह की यूनिट तुम अगर मान लो, देखो ना, तुमसे हमने कहा वोल्टेज की यूनिट बताओ, जो पता हो बताओ, तब तो अगर कुछ का दिमाग चल रहा होगा तुम यहां तक पहुंच जाओगे। लेकिन अगर जरा सोचो, एग्जाम में तुम्हारे सामने ये यूनिट आ गई, यहां से पोटेंशियल तक पहुंचना मुश्किल होगा, इसको देख के पहचानना मुश्किल होगा कि ये पोटेंशियल भी हो सकता है, ठीक है। बहुत लोगों के लिए मुश्किल होगा, जब तक पढ़ा हुआ नहीं होगा, पढ़ के नहीं गए होंगे, तब तक एग्जाम में पहचानना मुश्किल होगा, वहां आंख बंद करके अंधी लगाओगे, ठीक है। आगे बढ़े, हाँ आगे बढ़ने से पहले एक बात जरा सुन लो। देखो भैया, अब यहां पर इसका जो आर्टिकल है बड़ा सा, वो नहीं करवाने वाले, वो तुम्हारे किसी काम का नहीं, तुम्हारा पेपर ऑब्जेक्टिव है, ठीक है, ध्यान रखना। तो यहाँ पे जरा सुन लो कि हमारे पास पोटेंशियल क्या होगा, किसी एक पॉइंट चार्ज से किसी एक पॉइंट पर पोटेंशियल की वैल्यू ये होती है, ठीक है। यहाँ पर अब वो चीजें ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो तुम्हारे एग्जाम में आएंगी। चलो आगे देखते हैं इसमें। देखो अब जरा पोटेंशियल के बारे में हम सीखते हैं कि पोटेंशियल वाकई में क्या होता है। देखो सबसे पहले अगर मान लो तुमसे पूछा जाए, ऐसे ध्यान सुनना, अगर तुमसे पूछा जाए कि पोटेंशियल डिफाइन करो, तो वो कैसे डिफाइन करोगे? ध्यान रखना, बिना फॉर्मूले की हेल्प से। पोटेंशियल से तुम समझते क्या हो? जैसे फोर्स, फोर्स सुनते ही तुम्हारे दिमाग में क्लिक करता है कि फोर्स एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जो किसी बॉडी पर अगर अप्लाई हो जाए तो वो उसमें एक्सेलरेशन जनरेट करा देगी, वो उस बॉडी को मूव करवा देगी। बात समझा रही यहां पे? उसी तरह से बिल्कुल वैसे ही अब तुम यहां पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या मैग्नेटिक पोटेंशियल या कोई भी कैसा भी पोटेंशियल, इन सब पोटेंशियल से समझते क्या? सोचो जरा, बोलोगे कुछ? नहीं।
तो जरा सुनना ध्यान से। पोटेंशियल एक तरह का एक्सटर्नल बाउंडिंग एजेंट होता है। मतलब देखो, पोटेंशियल एक तरह का एक्सटर्नल बाउंडिंग एजेंट होता है जो किसी बॉडी को बाउंड करके उसमें पोटेंशियल एनर्जी क्रिएट कराता है। हवा, सब हवा। सुनो जरा ध्यान से, अच्छा जरा सुनना, ध्यान सुनना। सोचो पानी का बिहेवियर कैसा होता है। पानी का बिहेवियर होता है कि वो ज्यादा हाइट से कम हाइट की तरफ जाएगा हमेशा। क्यों? ग्रेविटी। सीधा सा आंसर। पानी का एक बिहेवियर होता है कि वो हमेशा ज्यादा हाइट से कम हाइट की तरफ जाएगा ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी। ठीक है, बिल्कुल वैसे ही एक बात ध्यान रखना, अगर मान लो यहां पर हम दो पोटेंशियल लेते हैं V1 और ये V2, और कंडीशन दी गई है कि V2 बड़ा है V1 से, तो ध्यान रखना हमेशा एक चार्ज ज्यादा पोटेंशियल से कम पोटेंशियल की तरफ मूव करता है। ध्यान से, अगर हम एक नॉर्मल चार्ज की बात करें तो वो चार्ज हमेशा ज्यादा पोटेंशियल से कम पोटेंशियल की तरफ मूव करेगा। ठीक है, मतलब क्या हुआ जरा समझना। और ध्यान सुनो उस चार्ज के बारे में भी। चार्ज कैसा चार्ज? पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, अच्छा अगर यही बात हम नेगेटिव चार्ज के लिए करें, देखो जरा, अगर मान लो ये हमारे पास नेगेटिव चार्ज है तो नेगेटिव चार्ज हमेशा कम पोटेंशियल से ज्यादा पोटेंशियल की तरफ भागता है। ठीक है, चलो ये कहानी तो अभी तुम्हें समझाते हैं, जरा थोड़ा फेस से आओ। देखो हमारे पास पानी का बिहेवियर कैसा होता है। जिस तरह से पानी का बिहेवियर होता है अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी, बिल्कुल वैसे ही हमारे पास इन चार्जेस का बिहेवियर होता है अंडर द इफेक्ट ऑफ पोटेंशियल। तो अब जरा सोचो ग्रेविटी क्या है, ध्यान सुनना। अब सोचो ग्रेविटी क्या है। ग्रेविटी एक एक्सटर्नल बाउंडिंग फोर्स है। ग्रेविटी एक एक्सटर्नल बाउंडिंग फोर्स है जो हर एक चीज को अर्थ के सरफेस से बाउंड करके, बाउंड मतलब बांध करके रखता है। ठीक है, बिल्कुल वैसे ही हमारे पास पोटेंशियल होता है। पोटेंशियल का काम क्या होता है? ये चार्जेस को बाउंड करके रखता है। कैसे बाउंड करेगा जरा समझना। अगर हमारे पास चार्ज पॉजिटिव है तो ये हमेशा भागता है कम पोटेंशियल की तरफ। अगर चार्ज नेगेटिव है तो हमेशा भागेगा ज्यादा पोटेंशियल की तरफ। मतलब ये ज्यादा पोटेंशियल क्या कर रहा है? नेगेटिव चार्ज को बाउंड करने का काम कर रहा है। कम पोटेंशियल क्या कर रहा है? पॉजिटिव चार्ज को बाउंड करने का काम कर रहा है, उनको बांधने का काम कर रहा है। अच्छा जरा देखो यहाँ पे, अब ये जो बातें बता रहे हैं ये तुम देख करके तो बचपन से आ रहे हो, लेकिन दिमाग नहीं चलता उसमें। अच्छा जरा एक काम करते हैं, बिल्कुल बेसिक सर्किट पे लेके चलते हैं। चलो मान लेते हैं जो बैटरी लगी है हमारे पास 20 वोल्ट की है। अच्छा 20 वोल्ट के बारे में हमें इतना तो पता है, या बैटरी के बारे में इतना तो पता है कि ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव प्लेट होती है। मतलब यहां पर जो पोटेंशियल है ये प्लस 20 वोल्ट है, यहां पर जो पोटेंशियल है ये माइनस 20 वोल्ट है। बात समझा रही है यहाँ पे? तो अब जरा समझना ध्यान से। इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन नेगेटिव से चलते हैं और पॉजिटिव की तरफ आते हैं। सोचो ये कम पोटेंशियल, ये पॉजिटिव हायर पोटेंशियल। नेगेटिव हमेशा कम होता है। ये एक स्केलर क्वांटिटी है, ये माइनस प्लस तुम डायरेक्शन ना मान लेना, ये न्यूमेरिकल वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। माइनस मतलब हाँ वही वाले माइनस, जीरो से नीचे वाला माइनस नेगेटिव। ये प्लस क्या? वही जीरो से ऊपर वाला प्लस। ये कहीं से डायरेक्शन को नहीं बताता है। पोटेंशियल इज अ स्केलर क्वांटिटी। अब आगे देखो, तो इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है? नेगेटिव से पॉजिटिव, मतलब वो कम पोटेंशियल से ज्यादा पोटेंशियल की तरफ आ रहा है। जरा यहाँ ध्यान से देखो, V2 बड़ा है V1 छोटा, तो तुम्हारा जो नेगेटिव चार्ज होगा वो हमेशा कम से ज्यादा की तरफ जाएगा। इतनी बात क्लियर है? अगर पॉजिटिव चार्ज हो तो क्या करेगा? हमेशा ज्यादा से कम की तरफ आएगा। तो ये हमारे पास होता है नेचर का पोटेंशियल का, या पोटेंशियल का नेचर का। तो ये पोटेंशियल बताता क्या है? पोटेंशियल एक ऐसा एक्सटर्नल एजेंट है जो डिफरेंट चार्जेस को बाउंड करके रखने का काम करता है। अगर चार्ज की बात आई तो पोटेंशियल कौन सा हो गया? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब यहीं पर एक पोटेंशियल और आता है जो तुम पढ़ के आए थे प्रीवियस में,
ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का काम क्या है? वो हर एक चीज को अर्थ की सरफेस से बांधेगा जिसके पास मास है। ठीक है, तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल भी क्या है? एक एक्सटर्नल एजेंट जो हर एक मैसिव बॉडी को, द्रव्यमान वाली वस्तु को पृथ्वी की सतह से बांध के रखने का काम करता है। इतनी कहानी क्लियर? आगे देखो फिर। अब देखो पोटेंशियल के बारे में कुछ बातें समझ नहीं कि पोटेंशियल वाकई में क्या होता है। पोटेंशियल, अब वर्ड सुन करके तुम्हारा दिमाग ब्लैंक तो नहीं रहेगा। पोटेंशियल के बारे में कुछ सीख पा रहे हो कि नहीं सीख पा रहे हो? अब आगे देखो। अब देखो तुम्हारे पेपर से रिलेटेड कुछ बातें कर लेते हैं, क्योंकि इसमें केवल एक ही बात तुम्हारे पेपर से रिलेटेड है कि नेगेटिव चार्ज हमेशा कम पोटेंशियल से ज्यादा की तरफ जाता है और पॉजिटिव चार्ज हमेशा ज्यादा से कम की तरफ आता है। ये लिखना चाहो तो लिख भी लेना। देखो इस तरह से स्टेटमेंट बना लेना, पॉजिटिव चार्ज ऑलवेज टेंड्स टू मूव फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। ठीक है, यही चीज नेगेटिव के लिए कर लेना, नेगेटिव चार्ज ऑलवेज टेंड्स टू मूव फ्रॉम लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल। ठीक है, जो ना लिख पाए हो, वैसे कोई नहीं लिख पाया होगा, वीडियो पॉज करके सुन करके ठीक से एक बार में लिख लेना। देखो अब आगे जरा समझते हैं। देखो पोटेंशियल की भी हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज निकल के आती हैं, तो एक बात जरा सुनना। सबसे पहली बात, हमारी जो अर्थ होती है, तो ध्यान से सुनना, ये अर्थ है। अर्थ का जो पोटेंशियल होता है हमेशा जीरो होता है। अर्थ का पोटेंशियल हमेशा कैसा रहेगा? जीरो। ठीक है, और आगे जरा सुनो, हमारे पास जो इनफाइनाइट होता है, एट इनफाइनाइट, तो एक बात ध्यान रखना, इनफाइनाइट पर भी हमेशा पोटेंशियल जीरो रहता है। ठीक है, तो ध्यान रखना, ये दो रिजल्ट तुम्हारे पास एक सीधे से स्टैंडर्ड रिजल्ट है जो एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। अर्थ का पोटेंशियल हमेशा जीरो, किसी भी चार्ज से इनफाइनाइट पर पोटेंशियल हमेशा जीरो। ठीक है, ये दो रिजल्ट बिल्कुल रट लेना, एग्जाम में एज इट इज पूछ लिए जाते हैं। चलो आगे देखते हैं इसमें, और हटा दें सारी बातें, देख लो जिसे जो देखना हो। चलो हटा दो। अब देखो यहां पर हमारे पास अगला टॉपिक निकल करके आता है, पोटेंशियल डिफरेंस। अब ये क्या होता है पोटेंशियल डिफरेंस? देखो यहां से, ये तो बहुत आसान सी बात है। अगर हम किसी पोटेंशियल फील्ड में हैं तो उसके दो पॉइंट ए और बी, यहां पर पोटेंशियल ए, यहां पर पोटेंशियल बी। ठीक है, तो जो दो पॉइंट है जहां पर अलग अलग पोटेंशियल है, उनके बीच में जो डिफरेंस आएगा वो पोटेंशियल डिफरेंस होता है। एक सीधा सा रिजल्ट है इसका। हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है? W/Q0। ये W क्या है? चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर लाने में किया जाने वाला वर्क। ठीक है, आगे देखो। देखो अब हमारे पास अगला टॉपिक आता है, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब ध्यान सुनना, अब हम इस फॉर्मूले को देखने वाले हैं, E = माइनस का dV/dx। ठीक है, ये फॉर्मूला तुम देखते तो यार 12 से, लेकिन जरा सुनना, यहां पर हम इसका आर्टिकल कराएंगे। इसके आर्टिकल में तुम्हें काफी कुछ सीखने को मिलेगा, और सबसे जरूरी बात, जो कैलकुलेशन इस आर्टिकल में है, उस कैलकुलेशन से तुम्हारी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व होती है। ठीक है, कई बार छोटी छोटी प्रॉब्लम इस तरह से बन जाती हैं जो इस आर्टिकल की कैलकुलेशन से सॉल्व हो जाती है, इसलिए इस आर्टिकल को कराएंगे। लेकिन एक बात समझना, वो जो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आएंगे, ये इसका मतलब नहीं कि अगर हम ये नहीं कराएंगे तो तुम ये नहीं कर पाओगे, कर ले जाओगे, लेकिन अगर ये करा देंगे तुम्हारे लिए चीजें और आसान हो जाएंगी बस। ठीक है, इसलिए इस आर्टिकल को करा रहे हैं। देखो ध्यान से, तो देखो यहाँ पे, अब यहाँ पर सबसे पहले कुछ चीजें माननी पड़ेंगी, तो हम उस हिसाब से अपनी सारी चीजें मान लेते हैं। ये पॉइंट ए, ये पॉइंट बी, ठीक है, इनके बीच में छोटी सी डिस्टेंस है dx, ये भी ठीक है। यहां पर हमने O पॉइंट पर एक चार्ज रखा Q, Q कैसा है? पॉजिटिव चार्ज। अगर पॉजिटिव है तो ये क्या होगा? हमारे पास पॉजिटिव से बाहर की तरफ आउटवर्ड डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी। इतनी कहानी क्लियर है? और आगे जरा सुनो, अब एक बात समझना, चलो हम मान लेते हैं कि इस पॉइंट बी पर इस चार्ज की वजह से पोटेंशियल V है। तो जरा सोचो, अगर तुम इससे और आगे बढ़ोगे तो पोटेंशियल, इसकी वजह से पोटेंशियल बढ़ेगा कि कम होगा? देखो फॉर्मूला होता है Q/R।
आर बढ़ाओगे तो पोटेंशियल कम होगा। बात समझ आ रही है यहाँ पे? तो यहाँ पर एक बात ध्यान रखना, जैसे जैसे तुम दूर होते जाओगे चार्ज से पोटेंशियल लगातार कम होता जाएगा। तो हमने बी पर पोटेंशियल कुछ वी मान लिया। अब एक काम करना है, हमें इस ए पॉइंट पर भी कुछ पोटेंशियल मानना है। तो जरा सोचो, अब जो ए पर पोटेंशियल मानेंगे वो वी बी के पोटेंशियल से ज्यादा होना चाहिए कि कम? कम। सीधी सी बात, सबको समझ आ रहा है? तो एक काम करते हैं, हमने ए पर अब पोटेंशियल मान लिया V माइनस dV, मतलब जो भी यहां था उससे थोड़ा कम मान लिया। इतनी बात क्लियर? अब सबको समझ में भी आ रहा है कि कम क्यों माना? क्योंकि ये पॉइंट ए देख रहे हो, ये हमारे पास थोड़ा ज्यादा दूर है, अगर ज्यादा दूर होगा पोटेंशियल तो और कम हो जाएगा। इतनी बात क्लियर? चलो आगे देखिए, देखो चलो मान लेते हैं यहाँ पे सबसे पहले तो कि ये जो पॉइंट ए देख रहे हो, यहां पर एक टेस्ट चार्ज Q नॉट रखा हुआ है। ठीक है, देखो यहां पर जो है पॉइंट देख रहे हो, पॉइंट ए देख रहे हो, इस पॉइंट ए पर एक टेस्ट चार्ज Q नॉट रखा है। तो जरा सोचो, अब इस चार्ज की वजह से यहां पर फोर्स कितना लग रहा होगा? तो यहां पर हमारे पास एक रिजल्ट आता है, फोर्स एक्टिंग ऑन टेस्ट चार्ज Q नॉट। ठीक है, टेस्ट चार्ज Q नॉट पे लगने वाला फोर्स कितना? ध्यान से देखो, ये जो Q नॉट है ये इस इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है तो हमारे पास फोर्स आ गया Q नॉट इंटू ई। बोलो इतनी बात क्लियर? इतना समझ आया? अब देखो एक काम करेंगे, हम एक काम करते हैं, हम इस चार्ज Q नॉट को या टेस्ट चार्ज, पहले एक बात सुनो, देखो हमारे पास होता है टेस्ट चार्ज जिसको हिंदी में कहते हो परीक्षण आवेश। टेस्ट चार्ज क्यों कहा जाता है? क्योंकि हम इसका यूज करेंगे फॉर्मूला डिराइव करने के लिए। इसका तुम्हारे फॉर्मूले में कोई काम नहीं होगा, पूरी तरह से हट जाएगा। ठीक है, इस वजह से हम इसको टेस्ट चार्ज कहते हैं, परीक्षण आवेश जो केवल परीक्षण में काम करेगा। ठीक, आगे इसका रिजल्ट से कोई लेना देना नहीं। तो देखो अब कर क्या रहे हैं, हम इस टेस्ट चार्ज को ए से बी तक लेकर के आएंगे और ए से बी तक लाने में किया गया वर्क निकालेंगे। तो देखो यहां पर आता है हमारे पास वर्क डन इन मूविंग टेस्ट चार्ज Q नॉट फ्रॉम ए टू बी। ठीक है, यह आ जाएगा हमारे पास फ्रॉम ए टू बी। अब जरा सुनना, अगर वर्क निकालना तो वर्क का सीधा सा फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। इस चार्ज पर, इस टेस्ट चार्ज पर लगने वाला फोर्स निकाल दिया। अब फोर्स निकाल दिया तो फोर्स का सीधा मल्टीप्लाई कराना है डिस्प्लेसमेंट से और ये हमारे पास वर्क आ जाएगा। तो वर्क का फॉर्मूला होगा फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। लेकिन एक जरूरी बात समझना, अब ये डिस्प्लेसमेंट कितनी है? छोटी सी dx, तो यहां पर जो वर्क आएगा वो भी छोटा सा dw आएगा, ये लगा दिया। लेकिन ये जो dx है अब ये नेगेटिव होगी। कैसे? हम कैसे मान ले? ध्यान सुनो, बहुत ध्यान सुनो। दो रीजन, पहले मैथमेटिकल रीजन देखो, सुना, अगर ये हम O ले रहे हैं तो सारी डिस्टेंस O से मेजर करी जाएंगी। अगर O से मेजर करोगे तो O से मेजर करोगे तो इस डायरेक्शन में सारी डिस्टेंस पॉजिटिव आएंगी, और अगर तुम इस डायरेक्शन से अपोजिट जाओगे तो अब क्या लगता है? डायरेक्शन नेगेटिव हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? देखो ध्यान से, हम कर क्या रहे हैं, हम A से B पर ला रहे हैं। अगर A से B लाओगे तो ये dx कैसा हो जाएगा? नेगेटिव, क्योंकि डायरेक्शन ऑपोजिट हो जाएगी। जबकि पॉजिटिव डायरेक्शन क्या होनी चाहिए? जो हमारे पास पॉइंट ऑफ रेफरेंस है, जहां से हम चीजें मेजर कर रहे हैं, उसी डायरेक्शन में अगर चलोगे तो पॉजिटिव, अगर उसके अपोजिट आओगे तो नेगेटिव। इतनी बात क्लियर है यहाँ पे? आगे देखो, ये तो हो गया मैथमेटिकल रीजन। अब बात आती है फिजिकल रीजन की। हम फिजिक्स से कैसे समझें? देखो ध्यान से, अब ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये पॉजिटिव चार्ज। अच्छा ये क्या है? टेस्ट चार्ज। टेस्ट चार्ज हमेशा पॉजिटिव होता है, ये हमेशा पॉजिटिव है। तो सोचो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस पे क्या फोर्स लगाएगी? बाहर की तरफ फोर्स लगाएगी। अगर बाहर की तरफ फोर्स लगा रही है तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें यहां पर लाने के लिए इस फोर्स का अपोज करना पड़ेगा।
तो सोचो अब ये जो फोर्स लग रहा है ये बाहर भेज रहा है, तो हमें इसको उधर लाने के लिए इस फोर्स का अपोज करना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या आ गया हमारे पास, नेगेटिव साइड। बोलो इतनी बात क्लियर, अब बात समझ आ रही है यहाँ पे। चलो रखते हैं यहाँ पे, यहाँ पर आ गया डी डब्ल्यू एफ, एफ कितना है हमारे पास क्यू नॉट इंटू ई, तो ये आ गया माइनस बाहर लिख लिया, ये आ गया क्यू नॉट ई और ये आ गया डी एक्स। बोलो इतनी बात क्लियर है। आगे जरा सुनो, देखो आंसर। अच्छा एक काम करते हैं, इस क्यू नॉट को जरा नीचे ले आओ, तो यहां पर हमारे पास आ गया डी डब्ल्यू अपॉन में आ गया क्यू नॉट, बगल में जरा क्या रखा, ये रखा माइनस ई और ये आ गया डी एक्स। अच्छा ये किसके बराबर होगा, डी डब्ल्यू अपॉन क्यू नॉट। देखो अब ये भी बता के आए थे तुम्हें कि डी डब्ल्यू अपॉन क्यू नॉट होता है हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर। ठीक है, मतलब अगर हम चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर ला रहे हैं तो उन दोनों पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, ये हमारे पास डी डब्ल्यू अपॉन क्यू नॉट बताता है। तो देखो ये हमारे पास एक इक्वेशन आ गई। अब आगे जरा देखते हैं, देखो हमें इतना पता है कि जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, ये पोटेंशियल लिखा भैया, ये जो हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस होगा ये किसके बराबर होगा, ध्यान सुनना, पोटेंशियल डिफरेंस, दो पॉइंट है। तो अब पोटेंशियल में डिफरेंस निकालना, तो एक सीधा सा काम करोगे, बड़े वाले पोटेंशियल में से छोटे वाले पोटेंशियल को माइनस करोगे। तो यहां पर आता है हमारे पास, ये बराबर होगा पोटेंशियल एट बी माइनस हो जाएगा ये पोटेंशियल एट ए। बोलो इतनी बात क्लियर है। अच्छा देखो पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला तो यही होता है ना, डी डब्ल्यू अपॉन क्यू नॉट। तो यहां पर आ गया डी डब्ल्यू अपॉन में क्या आ गया हमारे पास क्यू नॉट, ये किसके बराबर होगा, पोटेंशियल एट बी, बी पर कितना है वी माइनस एट ए, ए पर कितना है ये आ गया वी माइनस डी। जरा इसको थोड़ा सॉल्व करो, तो यहां पर आ गया वी माइनस माइनस ये आ गया प्लस का टी, तो यहां पर आ गया हमारे पास डी डब्ल्यू अपॉन क्यू नॉट। देखो v से v कैंसिल, तो डी डब्ल्यू अपॉन क्यू नॉट क्या आ गया हमारे पास, dv के बराबर। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। नीचे लिख दे, तो यहां पर आ गया हमारे पास डी डब्ल्यू अपॉन क्यू नॉट, ये बराबर आ गया dv। ये सेकंड इक्वेशन होगी। इतनी बात क्लियर। अब ध्यान से देखो, फर्स्ट इक्वेशन में भी यही आया डी डब्ल्यू अपॉन क्यू नॉट, सेकेंड इक्वेशन में भी यही वैल्यू निकल करके आ रही है डी डब्ल्यू अपॉन क्यू नॉट, मतलब माइनस ई डी एक्स बराबर होगा dv। ठीक, देखो एक बार आर्टिकल, फिर ये पूरा प्रोसेस हटाते हैं, जल्दी करो। हटा दे, देखो ये हटा दे। देखो हमारे पास यहाँ पे दो इक्वेशन है, इन दोनों को कंबाइन करो, तो यहाँ पर हमारे पास रिजल्ट आता है फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 कंबाइन कर दो। यहाँ पर हमारे पास है माइनस का ई डी एक्स, ये आ गया माइनस का ई डी एक्स, बगल में देखो क्या हो जाएगा ये डीवी, ये आ गया डीवी। तो अब हमारे पास ई की वैल्यू आएगी माइनस डीवी अपॉन डी एक्स। सोचो यही आर्टिकल तो करके आए थे, इसी फॉर्मूले से तो तुमने वोल्टेज की एक यूनिट निकाली थी, न्यूटन मीटर पर कूलाम, कुछ याद है? देखो जल्दी फिर हटाते हैं। चलो आगे देखो। आगे बढ़े, देखो अभी जो आर्टिकल करके हैं इसका ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास जो माइनस का डीवी अपॉन डी एक्स आया वो क्या था, वो था हमारे पास नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल, और ये किसके बराबर आया, इलेक्ट्रिक फील्ड के बराबर। तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड को नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल भी कहते हैं। ठीक, इतनी बात क्लियर है। आगे देखो, चलो आगे देखते हैं इसके बारे में। अब देखो हमारे पास एक नया आर्टिकल आता है, ये नया आर्टिकल है हमारे पास लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। देखो भैया ध्यान सुनना,
लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ये तुम्हारे लिए बिल्कुल नया टॉपिक है, बिल्कुल नया आर्टिकल है। जितने नए आर्टिकल होंगे उन्हें हम पूरा ही करवाएंगे, बिल्कुल। ठीक है, देखो ध्यान से। फिर तुम्हारा पेपर चाहे ऑब्जेक्टिव हो चाहे सब्जेक्टिव हो, ठीक है, केवल एक्सप्रेशन रट के कोई फायदा नहीं होगा। वहां केवल गोला भरना तुम्हारी जिंदगी का मकसद नहीं है। ठीक है, देखो आगे देखो। चलो अब यहाँ पे कुछ चीजें लेट करते हैं। क्या लेट करना है यहाँ पे, जरा देखो। हमने यहां पर एक कोई इलेक्ट्रिक फील्ड मान ली, ठीक है। हमने एक ऐसा रीजन माना जहां पर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड ई है, ठीक है, और वहां पर हमने 2 पॉइंट ले लिए, एक इस तरह से एक इस तरह से। अब हम एक काम करते हैं, इन दोनों पॉइंट के बीच में कोई एक रास्ता बनाते हैं, कोई एक पाथ लेते हैं, कैसा भी पाथ, कैसा भी चलेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। हमने एक ये रैंडम पाथ ऐसा ले लिया, बोलो कोई भी कैसा भी, कोई फर्क नहीं पड़ता, ध्यान रखना इस बात का, ठीक है। अब एक काम करना है, ये हमारे पास पॉइंट है, इनमें से पॉइंट को कुछ भी एक नाम दे दो। चलो एक ए हो गया, ये हमारे पास बी हो गया। अब देखो, हम इस समय ध्यान नहीं है कि तुम्हारे नोट्स में क्या है, ए बी है कि बी ए है, जैसे मन हो मान लेना, ठीक है। अब देखो, हम एक काम करेंगे, हम एक चार्ज को, एक वही टेस्ट चार्ज को, ये रहा टेस्ट चार्ज, इस टेस्ट चार्ज को पॉइंट बी से पॉइंट ए पर ले करके आएंगे, और ये चार्ज मूव करेगा विद कांस्टेंट वेलोसिटी, ठीक है। ये चार्ज मूव करेगा विद कांस्टेंट वेलोसिटी। इसका मतलब क्या होता है, सुना, सोचो, एक चार्ज जो इस इलेक्ट्रिक फील्ड में है और वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करेगा, कैसे? पहली बात, अगर कोई चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड में है तो सबसे पहले तो उसमें फोर्स लगता है, F बराबर QE, और अगर फोर्स लग रहा है तो वेलोसिटी कैसे कांस्टेंट आएगी? वेलोसिटी कांस्टेंट आए चाहे ना आए, फोन जरूर आएगा। देखो ध्यान से, देखो अब यहां पर हमें एक काम करना है, ध्यान सुना। देखो, वेलोसिटी कांस्टेंट रखने के लिए हमें यहां पर फोर्स को 0 करना पड़ेगा। जब फोर्स 0 होगा तभी केवल एक कंडीशन है जब हमारे पास वेलोसिटी कांस्टेंट रह सकती है। क्यों, जरा सुनना। अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो जरा सुनो, पहली बात, एक्सेलरेशन बराबर होता है dv/dt। अच्छा, वेलोसिटी कांस्टेंट है तो एक बात तो क्लियर होगा, dv बराबर 0 होगा। dv क्या है? चेंज इन वेलोसिटी। अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो चेंज कितना होगा? 0। जरा इसको 0 कर दो तो ये हमारे पास एक्सेलरेशन क्या हो गया? 0। और अगर एक्सेलरेशन 0 तो फोर्स कितना? 0। मतलब अब हमारा चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड में भी रहे और इस पे कोई फोर्स ना लगे, तब ये कंडीशन पॉसिबल है कि हमारा चार्ज एक कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर पाए। बोलो, कहानी समझ में ही नहीं आता। अब हम यहां पर कुछ ऐसा करेंगे, ध्यान सुनना, ये जो बात बताई है ये इसलिए बताई है ताकि तुम्हें ये समझ में आए कि अब जो करने वाले हैं वो क्यों करने वाले हैं, ठीक है। सुनो, अब हम कुछ ऐसा करेंगे कि हमारे चार्ज पे लगने वाला फोर्स 0 हो जाए, तभी तो एक कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करेगा। ये क्या है? ये हमारे आर्टिकल की कंडीशन है कि जब चार्ज को, ध्यान सुनना, जब चार्ज को किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करवाओगे तभी तुम उसका लाइन इंटीग्रल निकाल पाओगे, अदरवाइज आर्टिकल भयानक कठिन हो जाएगा। बात क्लियर है? तो अब हम कुछ ऐसा करने वाले हैं ताकि ये कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करे, और कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करने के लिए तुम्हें रीजन पता है कि हमें क्या करना पड़ेगा? इस पर लगने वाला नेट फोर्स 0 करना पड़ेगा। तो देखो ध्यान से, चलो मान लेते हैं कि जो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है ये किस डायरेक्शन में है, कहां है, कुछ नहीं पता, कहीं पर भी हो सकती है। तो हमने मान लिया इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो फोर्स लगेगा वो कितना लगेगा? Q0 इंटू ई। चलो हमने मान लिया थोड़ी देर के लिए कि ये जो Q0 इंटू ई फोर्स लग रहा है वो इस तरफ लग रहा है। तो अब हमें क्या करना है? हमें इतना करना है कि हमें इस चार्ज पर लगने वाले फोर्स को 0 करना है। तो एक तरीका है, इस फोर्स के बराबर और इसके ऑपोजिट यहां पर तुम कोई दूसरा फोर्स अप्लाई करा दो, तभी तो नेट फोर्स 0 हो पाएगा। तो जरा देखो, हमने एक काम करा, हमने इस फोर्स के बराबर और इसके अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स अप्लाई करा दिया
जो हमारे पास क्या करेगा, इस चार्ज पर लगने वाले नेट फोर्स को जीरो करेगा। बोलो इतनी बात क्लियर? अब ध्यान सुनना, ये क्यू नॉट ई क्या है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड को नीचे लिख लो, तुम्हें थोड़ा अच्छा लगेगा, लगा अच्छा? देखो ध्यान से, अब यहां पर हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से फोर्स लग रहा है वो ये रहा। हमें क्या करना है, हमें इस पर लगने वाले फोर्स को जीरो करना है। अगर हमें इस पर लगने वाले फोर्स को जीरो करना है तो इसके अपोजिट एक फोर्स लगाना पड़ेगा। मतलब ये फोर्स क्या है, ये हम एक्सटर्नल अपनी तरफ से एक फोर्स अप्लाई करा रहे हैं जो इस फील्ड की वजह से लगने वाले फोर्स के बराबर और उसके अपोजिट होगा। कहानी क्लियर है यहाँ पे? इतना समझ आया? तो अब एक काम कर लेते हैं। अब सोचो ये चार्ज क्या कर रहा है, ये बी से आ रहा है, या एक काम कर लो, इसी को ए मान लो, इसको बी मान लो। शायद ऐसे ही बताया होगा कि ए से बी आएंगे, बी से ए ऐसा नहीं कराया होगा। देखो ध्यान से, तो अब ए से बी आ रहे हैं। अब जरा सुनो ध्यान से, अब यहां पर हमें एक काम करना है, हमें इसका लाइन इंटीग्रल लेना है। लाइन इंटीग्रल क्यों लेंगे? देखो ये जो आ रहा है ये एक लाइन के ही रास्ते पे तो आ रहा है, आपको लाइन तो नहीं है ये तो हमारे पास कर्व दिख रहा है। कर्व किससे मिलकर के बनता है, तुम्हें बता चुके हैं। कर्व इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ स्ट्रेट लाइन, सर्कुलर मोशन इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ स्ट्रेट लाइन मोशन। ध्यान से देखो, एक बहुत बड़ा सा कर्व ले लो, तो जो बहुत बड़ा सा कर्व आएगा उसका एक बहुत छोटा हिस्सा तो स्ट्रेट लाइन होता है कि नहीं होता है? ये जो दो लाइनें बनाई है इनके बीच में जो छोटा सा हिस्सा है वो लगभग स्ट्रेट लाइन है कि नहीं है? अरे यार बेवकूफ, बुद्धि नहीं है किसी को। भैया तुम लोगों से एक रिक्वेस्ट है, दोपहर के टाइम में कॉल ना करा करो, ठीक है? दोपहर के टाइम में तुम्हारी क्लास चल रही होती है, कॉल करोगे वीडियो डिस्टर्ब होएगा। देखो ध्यान से, देखो तो पहले तो एक बात समझो कि यहां पर हमारे पास एक सीधे रास्ते पे आ रहा है, ठीक है? तो यहां पर हमने एक काम करा, हमने यहां पर जिस डायरेक्शन में वो चल रहा है हमने उसी डायरेक्शन में एक लाइन इंटीग्रल मान लिया डीएल, ठीक है? यहां पर हमने एक लाइन इंटीग्रल डीएल मान लिया, डीएल ना मान लो, हम टोटल एल मान लेते हैं, ठीक है? अब आगे देखो, अब ये फोर्स के बारे में सोचो। ये जो फोर्स है हमारे पास क्या लगता है, ये कुछ माइनस का क्यू नॉट इंटू ई के बराबर होगा। ध्यान सुनना, ये इलेक्ट्रिक फील्ड द्वारा लगने वाला फोर्स है, हमें इसके बराबर और ऑपोजिट एक फोर्स चाहिए जो हमने लगा दिया। अब ये किसके बराबर होगा, माइनस का क्यू नॉट इंटू ई के बराबर होगा। बोलो इतनी बात क्लियर? यहां तक समझाए सभी को? देखो आगे इसमें ये हमारे पास फोर्स आ गया। अच्छा, अगर फोर्स लग रहा है तो अब एक काम करेंगे, हम इस पे वर्क निकालेंगे कि वर्क कितना हुआ। अच्छा देखो, वर्क का फॉर्मूला क्या होगा, तो यहां पर हमारे पास आएगा वर्क डन। देखो वर्क डन का फॉर्मूला होगा, ये हमारे पास होगा एफ डॉट डीएल। अगर मान लो हम छोटी सी डिस्टेंस, इसको डी लगा दो, देखो अगर हम यहाँ पे छोटी सी डिस्टेंस मूव कराएंगे तो हमारे पास जो वर्क होगा वो भी छोटा सा है। तो यहाँ पे डीडब्ल्यू का फॉर्मूला हो गया एफ डॉट डीएल। वर्क का सीधा सा फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट हमारे पास इस डायरेक्शन में हो रही है। आगे देखो, तो यहाँ पर हमारे पास इस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट, ये हमारे पास वर्क आ गया। एक काम करते हैं, चलो अभी एफ की वैल्यू बाद में रखते हैं। देखो ये तो हमारे पास एक स्मॉल वर्क डन आया। अब एक काम करते हैं, कंप्लीट वर्क डन निकालते हैं ए से बी तक आने में। तो यहां पर आया हमारे पास कंप्लीट वर्क डन। देखो कंप्लीट वर्क डन आएगा हमारे पास, इस छोटे से वर्क को इंटीग्रेट कर दो। कहां से कहां तक आ रहे हैं, ए से बी तक आ रहे हैं, तो हमने यहां पर ए से बी इसको इंटीग्रेट कर दिया। इतनी बात क्लियर? ये डीडब्ल्यू है, डीडब्ल्यू की वैल्यू उठा के रख दो, तो यहां पर आ गया डब्ल्यू बराबर इंटीग्रेट ए टू बी, डीडब्ल्यू आ गया हमारे पास एफ डॉट डीएल। अब एक काम करते हैं, एफ की वैल्यू उठा के रखते हैं, ठीक है? चलो देखो रखते हैं, ये हटा दें, इसका कोई लेने देने नहीं अब तुम्हारे। देखो एफ की वैल्यू उठा के रखो, तो यहां पर आ गया हमारे पास पुट द वैल्यू ऑफ एफ। जैसे ही वैल्यू पुट करोगे तो हमारे पास ये जो W है ये हमारे पास है A से B तक। F की वैल्यू हमारे पास माइनस का क्यू नॉट ई। लेकिन जरा समझना, यहां पर लगा हुआ है डॉट प्रोडक्ट,
तो यहां पर माइनस और क्यू नॉट तो रहेंगे, लेकिन जो वेक्टर ई आएगा यहां से वो यहां पर डॉट के साथ आएगा। ठीक है, आगे देखो, एक काम कर लेते हैं, इस क्यू नॉट को इधर भेज दो तो यहां पर आके डिवाइड हो जाए, कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन से बाहर आ सकता है, तो यहां पर आ गया डब्ल्यू अपॉन क्यू नॉट। यहां पे क्या रखा है, माइनस इंटीग्रेट ए टू बी, ये आ गया हमारे पास ई डॉट डीएल। इतनी बात क्लियर। अब यहां पर जरा देखो डब्ल्यू अपॉन क्यू नॉट क्या है। डब्ल्यू अपॉन क्यू नॉट हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला होता है। अब जरा सुनो, हमने करा क्या था, हम ए से बी पर लेकर के आए थे। अगर हम ए से बी पर लेके आए थे तो अब बिल्कुल वैसे ही हम यहां पर क्या कर सकते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस निकाल सकते हैं। चलो जरा देखो आप, ये वैल्यू हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर होगी, तो अब इसी की जगह लिख सकते हैं वी बी माइनस बी ए इज इक्वल टू इंटीग्रेट ए टू बी, ये आ गया ई डॉट डीएल। इतनी बात क्लियर हुई सभी को? ठीक है। अच्छा एक बात और सुन लो, वी बी माइनस वी ए क्यों भैया, पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, कोई भी डिफरेंस निकालोगे तो हमेशा फाइनल माइनस इनिशियल आता है। ठीक है, अगर जनरल बात करते हो, अगर कुछ कंडीशन लगी है तो बात अलग है। ठीक है, तो हम जनरली क्या करते हैं, बड़े में से छोटे को माइनस करते हैं। जब कुछ नहीं पता है तो फाइनल माइनस इनिशियल आता है। तो ये हमारे पास रिजल्ट आता है। अब देखो तुम्हें क्वेश्चन कैसे देखने को मिलेगा। सबसे पहले तो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन देखने को मिलेगा कि इनमें से कौन सा फॉर्मूला पोटेंशियल डिफरेंस को बताता है। तो अगर ये फॉर्मूला लिखा तो यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर आ जाएगा ये। और जरा सुनना, ये हमारे पास एक स्टेटमेंट भी होता है, द नेगेटिव लाइन इंटीग्रल। ये क्या है, हमने देखो लेंथ के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करा तो क्या हुआ, लाइन इंटीग्रल। तो ध्यान से देखो, द नेगेटिव लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू द पोटेंशियल डिफरेंस। बात समझ नहीं आते, स्टेटमेंट को याद रख लेना भैया, ये एक लॉ है। जैसे तुम अलग अलग फॉर्मूलाज वगैरह पढ़ते हो, लॉ पढ़ते हो, उन्हीं में से एक ये लॉ है कि लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर होगा। और वैसे कैसा लाइन इंटीग्रल, नेगेटिव लाइन इंटीग्रल। ठीक है, देखो एक बार आर्टिकल, फिर आगे बढ़ते हैं। हो गया, हटा दो इसको। चलो देखो देखो, अब यहां पर आगे जरा इलेक्ट्रिक फील्ड के कुछ फॉर्मूलाज देखते हैं। अच्छा था सुनना, अभी तक तुमने इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में क्या सीखा, इलेक्ट्रिक फील्ड का तुमने एक फॉर्मूला सीखा 1/4πε0 Q अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, इसमें Q क्या है, इसमें Q हमारे पास एक पॉइंट चार्ज है, केवल एक पॉइंट पे यहां पर चार्ज कॉन्सेंट्रेट है, तब इससे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी तुमने ये देखा। लेकिन अगर मान लो हमारे पास चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है, चार्ज का कॉन्टिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन है, मतलब एक हमारे पास लाइन है, अब यहां पर हमारे पास चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है, अब इससे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी। एक हमारे पास प्लेन है, इस पे हमारे पास चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है, इससे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी। या ऐसे मान लो एक हमारे पास ये क्यूब है या बॉक्स है, इस बॉक्स के अंदर हमारे पास चार्ज भरा हुआ है, इससे चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या निकलेगी, कितनी निकलेगी। बात समझ आ रही है यहाँ पे क्या करने वाले। तो अब देखो ये क्या है, ये हमारे पास चार्जेस का कॉन्टिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन है। ठीक है, ये हमारे पास कॉन्टिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन है। अब हम इनसे निकालेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। पहले जरा सुनो, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के दो तरीके, इनसे या तो तुम गॉस थ्योरम अप्लाई करके निकाल दो, अभी गॉस थ्योरम आगे पढ़ेंगे, तुम इंटर में पढ़ के आए हो। ठीक है, उससे भी तुमने आर्टिकल करेंगे, यहां पर भी करवाएंगे तुम्हें आर्टिकल। लेकिन तुम्हारे पास अभी फॉर्मूला है ना 1/4πε0 Q अपॉन आर स्क्वायर, हम उस फॉर्मूले से इंटीग्रल फॉर्मूलाज निकालेंगे यहां पर। ठीक है, क्यों, ध्यान सुनना, अगर पेपर ऑब्जेक्टिव ना होता तो ये कराने का कोई मतलब नहीं था, लेकिन पेपर ऑब्जेक्टिव है, तुम्हारे पास ऑब्जेक्टिव में किसी भी तरह के फॉर्मूले पूछे जा सकते हैं, तुम्हें हर एक बात पता होनी चाहिए। ठीक है, तो अब जरा सुनो, अब यहां पर हम इंटीग्रल फॉर्मूलाज निकलवाने वाले हैं
किसके? कॉन्टिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज के। अगर चार्ज का कॉन्टिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो हमारे पास किस तरह के फॉर्मूले आएंगे, क्या आ सकते हैं, ठीक है। ध्यान सुनना, इनसे जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगी प्रॉपर तरीके से कहां से निकलेगी? गॉस थ्योरम से। वो अभी हम निकलवाएंगे, ठीक। आगे तुम देखोगे जैसे तुम्हारे पास चैप्टर आगे बढ़ेगा उसमें गॉस थ्योरम भी आएगी, सब कुछ आएगा, लेकिन यहां पर इंटीग्रल फॉर्मूलाज निकालने वाले हैं। ध्यान सुनना, वो जो फॉर्मूलाज अभी आएंगे ये फॉर्मूलाज तुम्हारे आगे कैलकुलेशन में काम नहीं आने वाले, न्यूमेरिकल में काम नहीं आने वाले, लेकिन फिर भी तुम्हें फॉर्मूले सीखने पड़ेंगे कि हाँ ये भी एक फॉर्मूले होते हैं, ठीक है। देखो आगे, देखो शुरुआत यहां पर लीनियर चार्ज से करते हैं। अब मान लो ये जो देख रहे हो ये हमारे पास एक लीनियर चार्ज है, इसमें हमारे पास इस तरह से चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है। अब इस लाइन से अब इसको हटा दो। देखो अब हमें इससे क्या करना है, हमें इससे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। कहां निकालनी है? कोई एक पॉइंट लेना पड़ेगा। तो हमने एक काम करा, हमने यहां पर कोई पॉइंट P ले लिया। अब हम यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, ठीक है। यहां पर चार्ज कितना है? यहां पर चार्ज कुछ हमारे पास Q है, ठीक है। अब देखो ध्यान से, सबसे पहला काम क्या होगा? पोजीशन वेक्टर निकालो। देखो हमने एक काम कर लिया, हमने इसका यहां पे पोजीशन वेक्टर कुछ r1 मान लिया, जो पॉइंट P है इसका पोजीशन वेक्टर r मान लिया। क्यों? जरा सुनना, जो पॉइंट P है ये हमारे पास कहीं भी हो सकता है, तो इसके लिए क्या करा? एक वेरिएबल माना, r1 1 लगाए तो 1 क्या वेरिएबल हुआ? नहीं, ये हमारे पास एक कांस्टेंट हो गया, ये फिक्स है। अब आगे जरा देखो, अब क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले तो यही काम करना, तुम्हें यहां से इसकी पोजीशन निकालनी है। सबसे पहले तो ये पता होगा ना, पता करना होगा कि ये जो पॉइंट है ये हमारे चार्ज से कितना दूर है। तो जरा सुनो, अगर मान लो इस वेक्टर को निकालना चाहें तो कैसे निकालेंगे? देखो पहले एक वेक्टर ये r1, ये इस तरफ आया, r1 इस तरफ जा रहा है, ये r आ गया। सोचो अगर हम इस r में से r1 को माइनस कर दें तो क्या लगता है? ये निकलेगा। ये वेक्टर हमने मान लिया कुछ डेल्टा r, ये क्या हो गया हमारे पास? वेक्टर r माइनस वेक्टर r1। सोचो, बोलो इतनी बात क्लियर हो रही है यहाँ पे? आगे देखो, अब एक काम करना है, अब तुम्हें इस पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है। तो ध्यान सुनना, पूरे चार्ज से तो नहीं निकाल सकते, तुम कुछ भी कर लो, तुम्हें कॉन्टिन्यूअस चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना आता ही नहीं है। तो एक काम करेंगे, हम इसमें इसका देखो, हम इसमें एक छोटा सा पोर्शन मान लेते हैं जिसमें चार्ज क्या होगा? dq। देखो जिसमें चार्ज क्या होगा? dq। तो एक काम करेंगे, हम dq के लिए कैलकुलेशन शुरू करेंगे, फिर इंटीग्रेट कर देंगे पूरे q के लिए। बोलो इतनी कहानी समझ नहीं यहाँ पे? यहां तक तो कोई परेशानी नहीं है, तो एक सीधा सा तुम्हारा रिजल्ट है। चलो जरा समझते हैं। तो एक काम करना, हमें पॉइंट P पर इस dq चार्ज से छोटी सी इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। तो यहां पर हमारे पास आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड at point P due to चार्ज dq। तो देखो छोटे से चार्ज से छोटी इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी और रिजल्ट आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये हमारे पास हो गया dq अपॉन r स्क्वायर, ठीक है। अच्छा ये r क्या होगा? कुछ याद है? तुम्हें फोर्स लिखना सिखा के आए थे कि पोजीशन वेक्टर के फॉर्म में फोर्स कैसे लिखोगे। आर क्या होगा? आर ये बीच की दूरी तो होगी, तो यही तो आर है। अगर इसको वेक्टर में लिखोगे तो ये वेक्टर हो सकता है कि नहीं हो सकता? चलो जरा ध्यान से देखते हैं। जरा इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के बारे में बताओ। सोचो, जिस डायरेक्शन में तुम्हें डेल्टा आर दिख रहा है, क्या उसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगी? होगी ना। आगे देखो, अब आगे देखो, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब जरा ध्यान सुनना, हम इसको या आर लिखे, आर क्या है? इनके बीच की डिस्टेंस, या फिर इसको ऐसे भी तो निकाला जा सकता है कि ये जो वेक्टर देख रहे हो इस वेक्टर का मॉड ले लो। वेक्टर का मॉड लोगे तब भी तो यही दूरी आएगी। तो यहां पर ये जो आर स्क्वायर देख रहे हो, अब इसकी जगह या पहले तो इसको आर स्क्वायर ही रखा रहने दो, चलो यहां पे लिख देते हैं। अब ये जो r देख रहे हो, r होगा तुम्हारा वेक्टर r माइनस वेक्टर r1 का मॉड। सोचो
इस वेक्टर का मॉड ले लो तभी तो ये डिस्टेंस आएगी तुम्हारे पास। आगे जरा सुनो, अब ये हमारे पास डेल्टा आर, ठीक है, डेल्टा आर की जगह ये लिखा जा सकता है आर कैप है, तो जरा इसको प्रॉपर वेक्टर में कन्वर्ट करो, ये आ गया वेक्टर और अपॉन में क्या आएगा इस वेक्टर का मॉड। अरे यही वेक्टर तो ये रखा हुआ है हमारे पास, वेक्टर आर माइनस वेक्टर आर वन, तो यहाँ पर आ गया हमारे पास मॉड ऑफ वेक्टर आर माइनस वेक्टर आर वन। इतनी बात क्लियर, ये दोनों वैल्यू उठा के रखो। तो अब हमारे पास यहाँ पर छोटी सी इलेक्ट्रिक फील्ड निकल करके आई 1/4πε0। यहाँ पर चार्ज रखा है हमारे पास dq, यहाँ पर देखो r ये रहा, लेकिन यहाँ स्क्वायर है तो यहाँ मॉड का स्क्वायर आएगा, यह आएगा मॉड ऑफ वेक्टर r माइनस वेक्टर r1 का होल स्क्वायर। और यहाँ पर क्या है r कैप की जगह ये वैल्यू निकल करके आएगी, तो यहाँ पर आ गया हमारे पास डेल्टा r अपॉन ये आ गया वेक्टर r माइनस वेक्टर r। अच्छा, स्क्वायर और ये मिलकर क्या बनाएंगे क्यूब। तो अब हमारे पास फाइनल एक और रिजल्ट आता है dE इज इक्वल टू 1/4πε0 dq अपॉन वेक्टर r माइनस वेक्टर r1 के मॉड का क्यूब, और यहां पर आ जाएगा हमारे पास डेल्टा r। या एक काम करो, ये जो डेल्टा r है इसको भी तो हम यही वेक्टर लिख सकते हैं, देखो प्रॉपर इसी फॉर्म में आ जाएगा, ये आ गया वेक्टर r माइनस वेक्टर r1। ध्यान रखना ऊपर मॉड नहीं लगेगा और नीचे हमारे पास वही मॉड लगेगा वेक्टर r माइनस वेक्टर r1 का मॉड, ठीक है। थोड़ा इसको इधर से लिख लेते हैं, पूरा आ जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास अब d की वैल्यू आती है 1/4πε0, ये आ गया हमारे पास dq अपॉन में जरा तो क्या है r माइनस r1, तो यहाँ पर आ गया वेक्टर r माइनस वेक्टर r1। देखो ध्यान से, यहाँ पर स्क्वायर लगा, स्क्वायर से ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, कितना आ जाएगा क्यूब। अब ऊपर हमारे पास डेल्टा आर है, डेल्टा आर की वैल्यू ये रखी हुई है, ये आ गया हमारे पास वेक्टर r माइनस वेक्टर r1, ठीक है। इतनी बात क्लियर। पहले तो एक बात जरा सोचो, ये जो कुछ देख रहे हो अभी कुछ भी नया नहीं है, ध्यान सुनना, अभी कुछ भी नया नहीं चल रहा है। तुमने बस एक काम करा कि जो तुम्हारे पास ओरिजिनल फॉर्मूला था तुमने उस फॉर्मूले को कन्वर्ट कर दिया यहाँ पर पोजीशन वेक्टर के फॉर्म में। पोजीशन वेक्टर क्या है, r और r1, जो तुम पहले वाले टर्म में सीख के आ चुके हो फोर्स के लिए, वही तुमने इलेक्ट्रिक फील्ड में करा। अब इस आर्टिकल से रिलेटेड बात शुरू करेंगे, ध्यान सुनना। सबसे पहले क्या करा, हमने एक छोटा सा चार्ज दिया, छोटे से चार्ज से छोटी सी इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली, फिर एक काम कर लिया, उसको हमने यहाँ पर कन्वर्ट कर दिया पोजीशन वेक्टर के फॉर्म में। अब यहाँ पर पूरे वैल्यू से, पूरे चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। जल्दी से इतनी वैल्यू देखो, इतनी कैलकुलेशन देखो, फिर आगे बढ़ते हैं। देखो इसको जरा हटा दे, हटा दे इसको। देखो आगे, देखो अब एक काम करते हैं, अब कंप्लीट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं। तो यहां पर हमारे पास आ गया कंप्लीट इलेक्ट्रिक फील्ड। देखो ध्यान से क्या होगा, तो यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी वो आएगी इस dE को इंटीग्रेट करने पर। अच्छा कैसे, जरा सोचो, ये लीनियर चार्ज है तो इंटीग्रेशन कैसा लगेगा हमारे पास, लाइन इंटीग्रल लगेगा। तो यहाँ पर हमारे पास E की वैल्यू आ जाएगी, इसको इंटीग्रेट कर दो 1/4πε0। अंदर देखो क्या लगा, ये वैल्यू लगी हुई है, ये वैल्यू आ गई हमारे पास dq, ये आ गया dq अपॉन में आ गया हमारे पास मॉड ऑफ वेक्टर r माइनस वेक्टर r1 का होल क्यूब, और यहाँ पर आ गया वेक्टर r माइनस वेक्टर r1। बोलो इतनी बात क्लियर है यहाँ पे। आगे जरा सुनो, अच्छा ध्यान से देखो, ये तो कांस्टेंट है, ये बाहर, बहुत ध्यान सुनना, यहाँ dq कांस्टेंट नहीं है, और ये जो वेक्टर और मॉड देख रहे हो भैया ये भी कांस्टेंट नहीं है। पॉइंट p एक वेरिएबल पॉइंट है, कहीं पर भी हो सकता है, ध्यान सुनना। मतलब कांस्टेंट केवल इतना है, तो ये बाहर आ गया इंटीग्रेशन से, ये रिजल्ट आएगा 1/4πε0। ये आ गया हमारे पास l, और यहाँ पर क्या बचा dq अपॉन, और ये आ गया वेक्टर r माइनस वेक्टर r1 के मॉड का क्यूब, ये आ गया वेक्टर r माइनस वेक्टर r1। इतनी बात क्लियर है। बोलो यहाँ तक कोई परेशानी किसी को? आगे बढ़े। अब क्या करना है, अब हमें केवल यहाँ पे dq के साथ देखना है क्या कर सकते हैं। अच्छा जरा ध्यान से देखो, ये हमारे पास एक लीनियर बॉडी है। अगर लीनियर बॉडी है तो इसमें हमारे पास चार्ज डेंसिटी आएगी, लीनियर चार्ज डेंसिटी। सोचो, तुमने तीन तरह की चार्ज डेंसिटी पढ़ी है, लीनियर चार्ज डेंसिटी,
सरफेस चार्ज डेंसिटी और वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। ठीक है, चलो अभी ये टॉपिक तो लंबा है, ठीक है। अभी ध्यान सुनना, इस आर्टिकल में क्या करा, इस आर्टिकल में हमने इतना कर लिया, इलेक्ट्रिक फील्ड को उसके पोजीशन वेक्टर के फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। फिर जरा सुन ले, कुछ नया नहीं था, पुराने आर्टिकल का तुम्हारा रिवीजन चल रहा था। अब यहाँ पर इस dq को हम कन्वर्ट करेंगे अपने हिसाब से, वो फिर अगले टर्म पे देखेंगे। ठीक है, इतना देख लो, इसमें जिसको जो देखना हो देख लो, नोट कर लो, फिर आगे बढ़ो। चलो बाकी फिर अब अगले टर्म पे।